बच्चों, आज अपन सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस में जो फर्स्ट पेपर है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, उसके अंदर अमेरिकी शासन व्यवस्था के पाठ को और आगे बढ़ाएंगे। अपन अभी अमेरिकी संविधान और अमेरिकी शासन व्यवस्था के ऊपर चल रहे थे और अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ था गत व्याख्यान में। आज अपन अमेरिकी शासन व्यवस्था में जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है, किस प्रकार वो सिद्धांत और व्यवहार में लागू हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक पद्धति में, लोकतांत्रिक सरकारों में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अहम है और विशेष रूप से जो अमेरिकी संविधान निर्माता थे, उन्होंने अपने इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को काफी हद तक अपनाया था, उससे बहुत प्रभावित थे। यहाँ तक कि जो बहुत बड़े फेडरलिस्ट माने जाते हैं, संघवादी माने जाते हैं अमेरिकी संविधान निर्माता के रूप में मेडिसन, उन्होंने कहा भी था कि जो उन्होंने अपनी एक प्रसिद्ध पत्रिका फेडरलिस्ट लिखी थी कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक ही हाथों में एकत्रित होना, चाहे वो व्यक्ति हो या वो कोई पद हो, वो एक प्रकार से अत्याचारी शासन की ही उत्पत्ति होगी। और इसलिए जो फिलाडेल्फिया कांग्रेस हुआ था, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था 1787 में, उसमें नवीन संविधान के निर्माण के समय पर इस शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को बहुत ही अहम स्थान दिया गया। हम सभी जानते हैं कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है क्या। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मूलतः है मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित, जो फ्रांसीसी विचारक था मॉन्टेस्क्यू, उन्होंने अपनी किताब स्पिरिट ऑफ लॉज में इस सिद्धांत का बहुत ही सुस्पष्ट प्रतिपादन किया। और इस सिद्धांत के अनुसार जो शासन के 3 अंग हैं, उनको कार्य के आधार पर 3 अंगों में विभाजित किया। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है और न्यायपालिका उस कानून की व्याख्या करती है, उस कानून के अधिकार के हिसाब से न्याय करती है। और हालांकि मॉन्टेस्क्यू ने यह भी कहा था कि शक्ति का, यानी शासन की शक्ति का किसी एक अंग में जो है वो एक कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, एक ही अंग के पास सारी शक्तियां नहीं आनी चाहिए। इससे लोकतांत्रिक शासन पद्धति भंग होने या लोकतांत्रिक शासन पद्धति में लोकतंत्र समाप्त होने की आशंका बनी रहती है। और इसलिए था, उन्होंने कहा था कि जितनी अधिक शक्ति होती है, उतनी ही अधिक उसके दुरुपयोग की भी आशंका बनी रहती है। और इसलिए अमेरिकी संविधान में मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को मेडिसन ने बार बार कोट किया और कहा था कि हम निरंतर मॉन्टेस्क्यू की अदृश्य छाया से प्रेरणा ग्रहण करते हैं। फाइनर, जिन्होंने अमेरिकी संविधान पे काफी लिखा है, उन्होंने कहा भी कि अमेरिकी संविधान शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित विश्व में सर्वाधिक प्रसिद्ध राज्य शासन है। तो इस प्रकार संविधान, अमेरिकी संविधान ने शक्ति पृथक्करण को बहुत उचित स्थान दिया। और संविधान के जो प्रमुख 3 अनुच्छेद हैं, उसमें इस बात का पूरा स्पष्ट संकेत है कि यह सिद्धांत कैसे लागू हुआ। अनुच्छेद 1 के खंड 1 में ये कहा गया कि संविधान में प्रदान की गई समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद, है ना, संसद। खंड 2 में समस्त कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत खंड 1 में समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी, क्योंकि हम जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली है और समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है वो प्रधान, कार्यपालिका प्रधान राष्ट्रपति है। तो कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी। और अनुच्छेद 3 के खंड 1 में कहा गया कि न्याय संबंधी समस्त शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय तथा उन नीचे के न्यायालयों में निहित होगी, जिन्हें समय समय पर स्थापित किया जाएगा। तो ये तीनों का स्पष्ट सुस्पष्ट विभाजन कर दिया गया है। और ये भी है कि किसी के कार्य में कोई एक अंग दूसरे के कार्यों को ना तो अप्रोप्रिएट करेगा, ना उसमें हस्तक्षेप करेगा, ना उस पर अधिकार जमाने का प्रयास करेगा। और चूंकि ये आशंका बनी रहती है कि एक अंग यदि समस्त शक्तियां अपने पास रख ले या अपने उस पर अधिकार जमा ले,
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नष्ट हो सकती है। इसलिए नियंत्रण और संतुलन का भी सिद्धांत है, यानी तीनों ही अंग परस्पर एक दूसरे को अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए नियंत्रित करते हैं, उनकी शक्तियों के दुरुपयोग को, और इसके परिणाम स्वरूप शासन व्यवस्था में एक लोकतांत्रिक संतुलन बना होता है। अब इसकी और स्पष्ट रूप से देखिए, व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं बिंदुवार। सबसे पहले शासन के तीनों अंगों के सदस्यों की चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया है। शासन की तीनों अंगों के चयन की भिन्न भिन्न प्रक्रिया, स्थापित प्रक्रिया है। जैसे कांग्रेस, यानी कि कांग्रेस के दोनों सदन हों, राष्ट्रपति है ना, फिर इसी के साथ साथ राष्ट्रपति कार्यपालिका है, फिर इसी के साथ साथ जो सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय प्रक्रिया है, उसके तीनों ही अंगों के चयन की प्रक्रिया अलग है, इसलिए शक्ति पृथक्करण सुस्पष्ट है। अब ऐसा भी नहीं है कि तीनों ही अंगों के चयन की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति या एक संस्था में, बल्कि उसकी संविधान प्रदत्त प्रक्रिया है। दूसरा कि इन तीनों अंगों के सदस्य ये जो है वो किसी एक अंग के ही सदस्य बने रह सकते हैं, यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, तीनों एक साथ एक ही समय पर एक से अधिक अंग के सदस्य नहीं हो सकते। हम जानते हैं कि अध्यक्षीय प्रणाली है, इसलिए वहां संसद के सदस्य मंत्री नहीं होते हैं, मंत्री का सदस्य होना जरूरी नहीं होता। तो ये बहुत क्लियर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है। फिर तीसरा बिंदु है कि सरकार के विभिन्न अंगों का अलग अलग कार्यकाल और कार्यकाल की निश्चितता। ये बहुत अहम है कि अलग अलग कार्यकाल है। जैसे प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 वर्ष का है, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष का है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का है। यानी अलग अलग, वो भी एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है अपने अस्तित्व के लिए। और इसलिए न्यायाधीश का कार्यकाल जबकि जीवन पर्यंत के लिए है, और जीवन पर्यंत जब तक वो कदाचार न करे, सदाचार में रहे, वो राष्ट्रपति रह सकते हैं। तो ये जो है ये, और कार्यकाल भी निश्चित है, निर्धारित भी है और निश्चित भी है। ये ऐसा नहीं कि संसदीय प्रक्रिया भारत जैसे देश की तरह है जहां पर निर्धारित तो है लेकिन निश्चित नहीं है। संसद भंग हो जाए तो संसद सदस्यता वो साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में कभी भी भंग हो सकती है, तो निश्चित नहीं होती। जबकि वो अमेरिका में है, वो कार्यकाल सबका निश्चित है। एक और बिंदु जो शक्ति पृथक्करण को क्लियर करता है वो है विभिन्न अंगों के सदस्यों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता, यानी एक दूसरे के कार्य के लिए वो अपने ही निर्धारित अंग के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ना कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, व्यवस्था कार्यपालिका उत्तरदायी नहीं होती है। तो ये जो है कुल मिलाकर ये जो है एक प्रकार से अलग अलग कार्य क्षेत्र सबका अलग अलग करता है। और इन सब के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत है वो अमेरिका में स्पष्ट है, और उसमें बहुत ज्यादा वो एम्बिग्विटी नहीं है, यानी कि भ्रम की स्थिति नहीं है। कई अवसरों पर ऐसा हुआ कि इसको सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्पष्ट किया। हिलबॉर्न बनाम थॉमसन के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख लक्षण बताया था, और इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका के लिखित संवैधानिक कानून का यह मुख्य लक्षण है कि इसके अनुसार राज्यों अथवा राष्ट्र से संबंधित जो शक्तियां सरकार को दी गई है वे 3 भागों में बटी हुई है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और इन तीनों को ही पृथक पृथक रूप में ही रखा जाए, ये स्पष्ट है। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस प्रकार अमेरिकी संविधान में है, अंतर्निहित है, और उसका व्यवहार होता है, वो भी स्पष्ट है इन चीजों से। अब इसका एक अगला जो इसका एक्सटेंशन है इस शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का, वो है नियंत्रण और संतुलन, यानी कैसे एक दूसरे को संतुलित करते हैं। अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने कहा था कि शक्ति की प्रतिद्वंदी शक्ति, यानी पावर एज अ राइवल ऑफ पावर का निर्माण किया गया है, जिससे शक्ति विभाजन का सिद्धांत स्थापित रहे, यानी कि किसी एक अंग की तानाशाही स्थापित नहीं हो, और इसलिए नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत भी जो है बहुत अहम है। अब देखिए कैसे कुछ अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं इस तरह के प्रश्न में। पहला, कांग्रेस की शक्ति पर नियंत्रण। अब अमेरिका में संसद जो है वो कांग्रेस है।
अब कांग्रेस बिल्कुल ही स्वेच्छाचारी या अपने हिसाब से कानून बनाने नहीं लग जाए, इसलिए मैकेनिज्म है, कुछ अपने आप वो तंत्र है जिससे वो उसकी शक्ति सीमित होती है। जैसे सुपर सेंसिव सस्पेंसिव वीटो, विलंबकारी निषेधाधिकार, पॉकेट वीटो, ये भी निषेधाधिकार जो राष्ट्रपति के पास है ना। और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, है ना। ये कुछ ऐसे तंत्र हैं जिससे कांग्रेस है यानी संसद की शक्ति नियंत्रित होती है। फिर इसी प्रकार राष्ट्रपति राष्ट्रपति की शक्ति यानी कार्यपालिका की शक्ति पर किस प्रकार नियंत्रण होता है, तो देखिए राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान है, लेकिन वो अपने हिसाब से तानाशाह नहीं बन सकता। कांग्रेस अनेक प्रकार से उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाती है, उसकी शक्तियों को नियंत्रित करती है। पहला, संविधान के अनुसार यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई युद्ध की घोषणा की पुष्टि कांग्रेस करे। इसी प्रकार राष्ट्रपति द्वारा गए समझौते और संधियों की पुष्टि सीनेट के 2/3 सदस्यों के द्वारा किया जाना आवश्यक है ना। और कांग्रेस के जो अनुमोदन न किए जाने के कारण एक बड़ा उदाहरण है कि राष्ट्रपति वुडरो विल्सन चाहते हुए भी, जबकि वो उसके निर्माता थे, राष्ट्रसंघ का सदस्य अमेरिका को नहीं बना सके, है ना। इसी प्रकार राष्ट्रपति के अनेक प्रकार के नियुक्तियों को कांग्रेस यानी संसद का अनुमोदन, सीनेट का अनुमोदन चाहिए होता है। और कांग्रेस राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा भी कांग्रेस के द्वारा हटाया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों का एक प्रकार से नियंत्रण रखता है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण। अब तीसरा अंग जो है वो है सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय भी न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत और न्यायिक पुनरावलोकन के शक्ति के बावजूद निरंकुश नहीं है, अनियंत्रित नहीं है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का नियंत्रण है। कांग्रेस के द्वारा ही न्यायाधीशों की संख्या और उनके जो सर्विस कंडीशन है वो तय किए जाते हैं। और राष्ट्रपति सीनेट की सहमति से ही न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। कांग्रेस के द्वारा जो संघीय न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार, अपीली क्षेत्राधिकार सीमित किया जा सकता है। और कांग्रेस महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को भी पदच्युत पद से हटा सकती है। तो इस प्रकार जो है तीनों ही अंगों के द्वारा आपस में एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है, जिससे शक्ति संतुलन बना रहे और शासन में निरंकुशता न हो, लोकतंत्र कायम रहे। और ये तीनों ही अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए कुल मिलाकर एक बैलेंस्ड, एक संतुलित शासन व्यवस्था देते हैं। हालांकि इसके कई आलोचक रहे हैं जो कि इस तरह के इस नियंत्रण और संतुलन को बार बार भ्रम की स्थिति या के लिए जिम्मेदार मानते हैं, और बार बार शासन में अनिश्चितता और शासन में डिले, देरी, पॉलिसी मेकिंग में डिले, देरी के लिए जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन ये हमें देखना होगा कि किस प्रकार लोकतंत्र में अनेक देशों में जब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियां एक ही केंद्र में, एक ही अंग में, एक ही व्यक्ति में समाहित हो जाती है, तो निरंकुशता बढ़ती है, तानाशाही बढ़ती है और लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। तो उस हिसाब से जो मॉन्टेस्क्यू द्वारा प्रतिपादित शक्ति संतुलन का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन का सिद्धांत है, वो अमेरिकी संविधान में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है और बहुत ही अद्भुत रूप में देखने को मिलता है। किसी भी अन्य लोकतांत्रिक पद्धति या संसदीय व्यवस्थाओं से भी परे जाकर वहां पर अधिक देखने को मिलता है। इसके लिए आप अपने इसको पढ़ सकते हैं और इस पर प्रश्न भी आ सकता है अपेक्षित।